हेलो साथियों, मैं पंकज वैष्णव आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान चैनल पर। आज हम जानेंगे एक इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में हमें एग्जाम से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए कि इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखाएं कौन सी है, जैसे भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाएं कौन सी है, जैसे ग्रीनविच रेखा या अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का समय कैसे तय होता है। तो ये सारी बातें ही हमें जाननी है इस चैप्टर में जिसका नाम है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। तो शुरू करते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। ये अक्षांश और देशांतर रेखाएं होती क्या है? ये अपने पृथ्वी के मॉडल पर या यूं कहे ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा है, कोई ओरिजिनल लाइन नहीं है कि आप धरती पर उसे ढूंढने जाओ। ये काल्पनिक रेखा है जो भूगोल के जो बड़े बड़े ज्ञानी लोग हैं, जिसे हम भूगोलवेता कहते हैं, उन लोगों ने किसी भी क्षेत्र की स्थिति को सही सही जानने के लिए अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्माण किया। आपने ग्लोब पे देखा होगा कुछ आड़ी लाइन होती है और कुछ खड़ी लाइन होती है। तो ये जो आड़ी लाइन होती है उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो खड़ी लाइन होती है उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। आड़ी लाइन को अक्षांश रेखा कहते हैं और खड़ी लाइन को देशांतर रेखा कहते हैं। और ये दोनों लाइन ग्लोब पर खींची गई, ये आड़ी और ये खड़ी लाइन जब एक दूसरे को काटती है तो वहां पर समकोण बनाती है। ये आपको एग्जाम के लिए पता होना चाहिए कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं एक दूसरे को समकोण पर काटती है। एक बार मैप से हम इस चीज को समझेंगे। ये अपना ग्लोब है, पृथ्वी का छोटा मॉडल। इसमें ये जो आड़ी लाइन दिख रही है, ये जो आड़ी लाइन आपको दिख रही है, ये है अक्षांश रेखाएं और ये जो खड़ी लाइन दिख रही है वो है आपकी देशांतर रेखाएं। आड़ी अक्षांश, खड़ी देशांतर। इसी मैप में ये चीज दिखाई गई है। एक एक करके हम इन दोनों लाइनों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं अक्षांश रेखाओं को। अक्षांश रेखाएं कौन सी है? आपकी आड़ी वाली लाइन अक्षांश रेखाएं हैं। आड़ी वाली लाइन अक्षांश रेखाएं हैं। आप अक्षांश रेखाओं को गौर से देखोगे तो आपको ये समानांतर नजर आएगी, यानी कि एक दूसरे को ये कहीं पर भी नहीं काटेगी। हालांकि ये समानांतर होती है लेकिन इनकी लंबाई बराबर नहीं होती है। जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ जाओगे, ध्रुवों की तरफ मतलब अभी हम समझेंगे, जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है और सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो ध्रुव कहलाते हैं। उत्तर वाला उत्तरी ध्रुव और दक्षिण वाला दक्षिण ध्रुव। अभी हम डिटेल में इस चीज को समझेंगे। तो जैसे जैसे आप सबसे उत्तरी हिस्से की तरफ या सबसे दक्षिणी हिस्से की तरफ जाओगे, इन अक्षांश रेखाओं की लंबाई छोटी होती जाएगी। लेकिन चूंकि ये समानांतर है तो इनके मध्य दूरी बराबर रहेगी और वो दूरी हमें पता होनी चाहिए 111 किलोमीटर। मैप पे इस चीज को समझते हैं। ये अपनी आड़ी लाइन, जिसे हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये आड़ी लाइन है, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अक्षांश रेखाओं को आप गौर से देखोगे तो आपको ये समानांतर नजर आएगी, एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगी, यानी कि एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी। इसीलिए इन्हें इंग्लिश में पैरेलल्स भी कहा जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप बीचों बीच वाले हिस्से से उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ जाओगे तो इनकी लंबाई आपको कम नजर आएगी। भूमध्य रेखा पर बीचों बीच वाली लाइन पर बहुत लंबी लाइन होती है अक्षांश रेखा और ध्रुवों की तरफ ये छोटी होती जाती है। इसको अगर नापोगे तो आपको ये छोटी नजर आएगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि समानांतर है और इन प्रत्येक अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपको मिलेगी 111 यानी 111 किलोमीटर। अब इन अक्षांश रेखाओं में कुछ इंपॉर्टेंट अक्षांश रेखा है जो हमें पता होना चाहिए। मैप से समझेंगे। ये अपना ग्लोब है और ग्लोब को ऐसे खोल के रख दिया है और खोलोगे तो आपको मैप नजर आएगा। इस मैप में जो बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा है जो कि आपके ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा।
जो बीचों बीच वाली अक्षांश रेखा है वो है भूमध्य रेखा और इसका मान होता है 0 डिग्री। ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से आप जैसे जैसे उत्तर की तरफ जाओगे या दक्षिण की तरफ जाओगे इस डिग्री का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि 0 डिग्री से आप ऊपर की तरफ जाओगे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे। इसी प्रकार इस 0 डिग्री से आप दक्षिण की तरफ जाओगे तब भी इस डिग्री का मान बढ़ेगा। यानी कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करते करते आप 90 डिग्री तक पहुंच जाओगे। अब इन डिग्री लाइनों में कुछ इंपॉर्टेंट डिग्री लाइन है। जैसे कि आप उत्तर की तरफ जाओगे तब जो 23.5 डिग्री वाली लाइन मिलेगी, 23.5 डिग्री वाली अक्षांश लाइन मिलेगी, उसे आप क्या कहोगे? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। लेकिन इसका एक स्पेशल नाम है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तर की तरफ जो लाइन है उसे हम कहते हैं कर्क रेखा। इसी प्रकार दक्षिण में भी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगी जिसे हम स्पेशल नाम से पुकारते हैं मकर रेखा। तो दक्षिण की ओर जो 23.5 डिग्री वाली लाइन मिलेगी जिसे हम 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहते हैं, उसका एक स्पेशल नाम है मकर रेखा। तो कर्क और मकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। अब उत्तर में कर्क रेखा से ऊपर की ओर चलोगे, उत्तर की ओर चलोगे तो आपको 66.5 डिग्री 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगी जिसे हम स्पेशल नाम से पुकारते हैं आर्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को स्पेशल नाम से पुकारते हैं आर्कटिक वृत्त। इसी प्रकार 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है वो कहलाती है अंटार्कटिक वृत्त। तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है अंटार्कटिक वृत्त। ऊपर आर्कटिक वृत्त और नीचे अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री से ऊपर की ओर जाओगे तो सबसे लास्ट बिंदु जो आएगा वो है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश और उसे कहा जाएगा उत्तरी ध्रुव। सबसे उत्तर में जो बिंदु है वो कहलाता है उत्तरी ध्रुव। इसी प्रकार सबसे दक्षिण में जो 90 डिग्री अक्षांश मिलेगी उसे कहा जाएगा दक्षिणी ध्रुव। सबसे दक्षिण में जो बिंदु है वो है दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें बात यह है कि हमारा जो सूर्य है, जिसका पृथ्वी हिस्सा है सौरमंडल का, यह सूर्य इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच ही साल भर घूमता रहता है। इसलिए इस कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जगह साल भर गर्म रहती है। इसलिए इस क्षेत्र को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, या इस क्षेत्र की जलवायु को कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय जलवायु। इसी प्रकार सबसे उत्तर में और सबसे दक्षिण में, यानी कि आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव की तरफ और अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव की तरफ, चूंकि सूर्य की किरणें बहुत कम पहुंच पाती है या साल भर ही टेढ़ी पहुंचती है, इसलिए इस क्षेत्र का जो तापमान है वो बहुत ठंडा रहता है, इतना ज्यादा गर्म नहीं हो पाता है। इसीलिए इसे शीत कटिबंधीय क्षेत्र या इस क्षेत्र की जलवायु को शीत कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। कर्क से मकर के बीच उष्ण कटिबंधीय, आर्कटिक वृत्त से उत्तरी ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच के जलवायु को शीत कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। तो फिर बचा कर्क और आर्कटिक के बीच में और मकर और अंटार्कटिक के बीच में। तो इनका तापमान बीच का रहता है, न ज्यादा गर्म और न ज्यादा ठंडा। इसलिए इस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु वाला क्षेत्र कहा जाता है। शीतोष्ण मतलब शीत प्लस उष्ण, थोड़ी ठंडी और थोड़ी गर्मी। तो सबसे बीच में उष्ण कटिबंधीय, इसके इधर जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय और सबसे ऊपर जाओगे तो शीत कटिबंधीय। इसी प्रकार नीचे बीच में
उष्ण कटिबंधीय, नीचे जाओगे शीतोष्ण कटिबंधीय और सबसे नीचे शीत कटिबंधीय। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बात थी अक्षांश रेखाओं से रिलेटेड जो हमने देख लिया है। सबसे बीचों बीच वाली लाइन भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा दो बराबर भागों में बांटती है ग्लोब को, उत्तर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिण वाला दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा और मकर रेखा कौन सी होती है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा होती है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा होती है। ऊपर जाओगे तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगी, उसे आर्कटिक वृत्त कहा जाएगा। और दक्षिण में जाओगे तो 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, उसे अंटार्कटिक वृत्त कहा जाएगा। इसी प्रकार उत्तर में जाओगे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश मिलेगा, उसे उत्तरी ध्रुव कहेंगे, जो उत्तर का सबसे लास्ट बिंदु है। इसी प्रकार दक्षिण में 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मिलेगा, जो दक्षिण का सबसे अंतिम बिंदु है, उसे दक्षिणी ध्रुव कहा जाएगा। इसके अलावा हमने तापमान की बात कर ली है। 0 डिग्री से 23.5 डिग्री ऊपर की ओर जाओ या नीचे की ओर जाओ, यानी कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा के बीच का जलवायु कैसी रहेगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु रहेगी, उष्ण कटिबंधीय। और सबसे अंतिम में मिलेगा आपको शीत कटिबंधीय, यानी कि 66.5 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक दोनों ही गोलार्ध में, चाहे उत्तरी गोलार्ध हो या चाहे दक्षिणी गोलार्ध हो, या यूं कहे आर्कटिक वृत्त से लेके उत्तरी ध्रुव की तरफ और अंटार्कटिक वृत्त से लेके दक्षिण ध्रुव की तरफ का तापमान बहुत कम रहता है, इसलिए उसे शीत कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में कौन सा है? शीत प्लस उष्ण, यानी शीतोष्ण। कहां पाया जाएगा ये? कर्क रेखा से आर्कटिक वृत्त और नीचे मकर रेखा से अंटार्कटिक वृत्त के बीच में। तो ये सारी बातें अक्षांश रेखा से रिलेटेड है। अब आते हैं हम देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कौन सी होती है? जो ग्लोब पर खड़ी लाइन होती है वो देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखाओं की खास बात यह है कि ये अक्षांश रेखाओं की तरह समानांतर नहीं होती है, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जाके काटेगी। भूमध्य रेखा के आसपास यदि देशांतर रेखाओं को आप देखोगे तो आपको बहुत ज्यादा गैप नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव की तरफ बढ़ोगे तो ये देशांतर रेखाएं एक दूसरे के नजदीक आती जाएगी और सबसे अंतिम बिंदु पर ये देशांतर रेखाएं, सारी देशांतर रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिल जाएगी, लेकिन इनकी लंबाई बराबर रहती है। भाई अक्षांश रेखाओं की लंबाई ध्रुवों की तरफ जाओगे तो छोटी होती जाएगी, लेकिन चूंकि देशांतर रेखाएं आधा गोला ही होती है, अर्धवृत्त ही होती है, इसीलिए इनकी लंबाई बराबर होती है। मैप पर इस चीज को समझते हैं। ये अपना ग्लोब, इस पर ये जो खड़ी लाइन है वो कौन सी लाइन कहलाती है? वो कहलाती है आपकी देशांतर रेखा। अब अगर आप देशांतर रेखाओं को गौर से देखोगे तो आपको यहां तो बहुत चौड़ी नजर आएगी, और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ चाहे ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, ये आपको एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होगी, और उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पे दोनों एक दूसरे से मिल जाएगी। लेकिन यदि लंबाई की बात करें तो ये सारी ही देशांतर रेखाएं बराबर है, अर्धवृत्त है, आधा गोला है, तो इसीलिए ये बराबर बराबर है। अक्षांश रेखाओं की तरह ये छोटी मोटी नहीं होती जाती है। देशांतर रेखाओं में दो इंपॉर्टेंट देशांतर रेखा है। एक तो 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे आप कहोगे ग्रीनविच रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा। इसी प्रकार एक 180 डिग्री देशांतर रेखा है, जिसे हम अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इन दोनों रेखाओं के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, ये ग्रेट ब्रिटेन के लंदन के पास स्थित एक ग्रीनविच नामक जगह से निकलती है, इसलिए इसे ग्रीनविच रेखा कहते हैं। और इसके यदि पश्चिम में जाओगे या पूर्व में जाओगे तो आपको 180 और उधर भी 180 देशांतर रेखाएं मिलेगी, यानी कि टोटल 360 देशांतर रेखाएं हैं। मैप पर इस चीज को समझते हैं। ये अपना ग्लोब हो गया, इसमें खड़ी लाइन देशांतर रेखा है। इसमें यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन में लंदन, और लंदन के पास स्थित है ग्रीनविच नामक जगह। इस ग्रीनविच नामक जगह से जो लाइन गुजरती है उसको 0 डिग्री देशांतर बोल दिया गया है, और इसका नाम भी रख दिया गया है ग्रीनविच रेखा। इस ग्रीनविच रेखा
या प्रधान मध्याह्न रेखा से आप पूर्व में जाओ या पश्चिम में जाओ, आपको 180 देशांतर रेखाएं नंबर में मिलेगी। दूसरी है आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा कहलाती है और यह लाइन जो है वो प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है। विश्व में 5 महासागर है तो उसमें सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, वहां से आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या यूं कहे 180 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। यह आपको सीधी रेखा नहीं मिलेगी भाई, सारी देशांतर रेखाएं सीधी लाइन है लेकिन अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको सीधी नहीं मिलेगी। इसका कारण यह है कि अगर यह सीधी हो जाए तो ये एक ही देशों के अलग अलग द्वीप समूह से गुजरेगी और वहां पर टाइम का कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसको किसी भी स्थल से नहीं गुजारने के लिए पानी से गुजारा गया और पानी से गुजारने के चक्कर में ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण यह है कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी देश में समय का कंफ्यूजन ना हो। साथ ही ये कौन से महासागर से गुजरती है? प्रशांत महासागर से गुजरती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से रिलेटेड हमें क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं? एक तो 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ये ग्रीनविच से एकदम ऑपोजिट दिशा में है, मतलब ग्रीनविच 0 डिग्री सामने है तो इसके ऑपोजिट सीधा सीधा चले जाओगे पृथ्वी को आर पार करके तो आपको मिलेगी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। यह अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच में से होकर गुजरती है और यह अन्य देशांतर की तरह सीधी नहीं है बल्कि टेढ़ी मेढ़ी है। टेढ़ी मेढ़ी होने का कारण क्या है? किसी भी क्षेत्र या देश में समय का कंफ्यूजन न हो। लास्ट एक पॉइंट देखते हैं कि हम समय कैसे निकालते हैं। भाई समय निकालने के लिए हम सहारा लेते हैं देशांतर रेखाओं का, खड़ी लाइनों का। जैसे कि भारत के लिए हम यूज करते हैं 82.5 डिग्री, भारत के लिए हम यूज करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का। मतलब इस लाइन पे, इस देशांतर रेखा पे जो भी समय होगा वो पूरे भारत के लिए अप्लाई होगा। इसी प्रकार अलग अलग देश अपनी एक मानक देशांतर रेखा तय कर लेते हैं और उसी के हिसाब से फिर समय तय होता है उन देश का। लेकिन यह समय होता कैसे है देखते हैं मैप से। भाई देशांतर रेखा है, खड़ी वाली है, इसमें सबसे पहले बीचों बीच वाली देशांतर रेखा को आप पकड़ो, 0 डिग्री देशांतर रेखा जिसे हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा। एक चीज आप जानते होंगे कि पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? 24 घंटे का समय लेती है। और एक पूरा चक्कर मतलब कि 360 डिग्री। तो पृथ्वी एक पूरा चक्कर निकालने में 24 घंटे लेती है। तो 1 घंटे में ये कितना घूमती होगी? आप 360 में 24 का भाग दोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा 15 डिग्री। यानी कि पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। अगर इसको आप 1 डिग्री निकालना है तो आपको समय मिलेगा 4 मिनट। ये सारी एक ही चीजें हैं, लेकिन हम घंटे और मिनट में चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 15 डिग्री चलने में पृथ्वी को 1 घंटे का समय लगता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने ग्लोब पे। तो ग्लोब में आपको पता होगा कि सूर्य कहां से उगता है? पूर्व की तरफ से उगता है। मतलब पहले सुबह किस तरफ होगी? पूर्व की तरफ होगी। तो पूर्व में जो जो क्षेत्र आएंगे वहां पर सुबह जल्दी होगी, दिन भी जल्दी होगा और रात भी जल्दी होगा। मतलब कि पूर्व में जो भी समय है वो पश्चिम के देशों से आगे होगा। आप पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे तो आपको समय ज्यादा मिलेगा। जैसे कि यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर के 12 बजे हैं, ग्रीनविच रेखा पे यदि दोपहर के 12 बजे हैं तो आप यदि पूर्व की तरफ जाओगे और 15 डिग्री आप देशांतर रेखा को क्रॉस किया तो आपको मिलेगा यहां पर बजा है 1, और 15 डिग्री क्रॉस करोगे तो आपको 1 घंटा और लगेगा, यहां पे बजेगा 2। तो जैसे जैसे आप पूर्व में जाओगे और 15-15 डिग्री कूदते जाओगे आपको 1-1 घंटे प्लस में मिलेगा, ज्यादा मिलेगा।
इसी प्रकार यदि आप पश्चिम में आओगे और 15-15 डिग्री कूदते जाओगे तो आपको 1-1 घंटे कम समय मिलेगा। यानी कि यहां पर 15 डिग्री पीछे आए पश्चिम की तरफ तो यहां 11 बजेगा और इधर 10 बजेगा। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है कि यदि आप ग्रीनविच रेखा से पूर्व की तरफ जाते हो, सूर्य की तरफ जाते हो तो समय में वृद्धि मिलेगी, और यदि पश्चिम में आओगे तो समय कम होता जाएगा। कितना समय ज्यादा या कितना समय कम होगा? 15 डिग्री पर 1 घंटा मिलेगा, और यदि इसको आप मिनट में चेंज करोगे तो आपको 1 डिग्री पे 4 मिनट समय का अंतर नजर आएगा। तो हमें एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है कि ग्रीनविच रेखा से पूर्व में जाने पर आपको प्रत्येक देशांतर पर यानी कि 1 डिग्री पर 4 मिनट ज्यादा मिलेगा, या 15 डिग्री देशांतर पर आपको 1 घंटा ज्यादा मिलेगा, और पश्चिम में इसी चीज का उल्टा हो जाएगा। समय की गणना से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें थी अक्षांश और देशांतर रेखाओं से रिलेटेड बातें जो कि आपको एग्जाम के लिए देखनी है। आशा करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। मिशन ज्ञान से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।